हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। इस वीक ऋचा मैम आपकी डेली करंट अफेयर सेशन नहीं ले पाएंगी और इस वीक आपके जो डेली करंट अफेयर सेशन है मैं आपके कंडक्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो टुडे इज 8 अगस्त 2024। इस 8 अगस्त डे का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ। आज ही के दिन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने वो सारे टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर दिया है, आप यहाँ पे इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। क्लियर, चलिए पहले न्यूज से स्टार्ट करते हैं। कुछ हम पहले इनिशियली अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। ठीक है, कौन से नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एक एक करके। तो जो पहला अपॉइंटमेंट है दैट इज गवर्नमेंट अपॉइंटेड CS शेट्टी एज चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मिस्टर CS शेट्टी को गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। तो मिस्टर CS शेट्टी ने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश कुमार खेरा को। ऑलराइट, और मिस्टर CS शेट्टी आपके 3 साल के लिए अब SBI के चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, इससे पहले CS शेट्टी आपके सीनियर मोस्ट MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब वो पोस्ट खाली हो गई है और उनकी जगह लिया है राणा आशुतोष कुमार सिंह। ही विल बी नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एट SBI। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अपॉइंटमेंट देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ SBI का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन बनी हुई है। पहला है 1806 में आपका बैंक ऑफ कलकत्ता बना था। ठीक है, 1806 के बाद आपका 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम चेंज कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। क्लियर, देन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका क्रिएट हुआ था। कैसे क्रिएट हुआ था? ये 3 बैंकों के मर्जर से, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक मर्जर उस टाइम में भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, देन 1935 में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था एज द सेंट्रल बैंक। और 1955 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कर दिया था किसे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, और आपका क्रिएट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो 1955 इज द ईयर जो आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये टाइमलाइन है, इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इन न्यूज इज बोइंग ने अपॉइंट किया है केली ऑर्टबर्ग को एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO। बोइंग कंपनी ने, बोइंग इज द एयरलाइन कंपनी, ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? डेव कैलहोन को, जो कि CEO थे सिंस जनवरी 2020। तो पिछले 4 साल से ये CEO थे, इनको रिप्लेस किया कि किसने? मिस्टर केली ऑर्टबर्ग ने। तो ये नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रजीत कमोत्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका जो अप्रूवल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है और इनको रीअपॉइंट किया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 2 ईयर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से नए MD हैं इस पर्टिकुलर बैंक के। तो ये न्यूज जरूर याद रखिएगा और आपको बस नाम ध्यान रखना है और कहा किस कंपनी के लिए इनको अपॉइंट किया गया, तो आपका वो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपॉइंटमेंट है बांग्लादेश प्रेसिडेंट अपॉइंट्स नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो आपने अभी रिसेंटली न्यूज सुना ही था कि बांग्लादेश में की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, आर्मी का टेक ओवर हो गया है, अब नई सरकार बनेगी। तो जब तक नई सरकार बनती है उससे पहले जो भी फंक्शंस होंगे एक इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती है, जो कि जब तक नई सरकार नहीं बनती है तो सारे कार्य को वो चलाते हैं, सारा काम वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ बांग्लादेश।
जो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका नया हेड अभी फिलहाल के लिए मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। तो ये मोहम्मद यूनुस है, वेरी फेमस पर्सनालिटी। इनको 2006 में नोबेल प्राइज मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, इनको 2006 में नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने एंटी पावर्टी कैंपेन, ठीक है, चलाया था। किसके थ्रू? ग्रामीण बैंक। तो ये ग्रामीण बैंक क्या करता है? बेसिकली ये गरीबों को माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस करता है, गरीबों को छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो जो भी गरीब लोग होते हैं वो बैंक से जाके 10,000 5,000 का लोन उनको पहले बहुत मुश्किल होती थी मिलने के लिए। बट जब से ये ग्रामीण बैंक लॉन्च किया इन्होंने, और इसको बहुत सारे देशों ने रेप्लिकेट भी किया, इस मॉडल को बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है। और इंडिया में भी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं इसी से इसका ओरिजिन हुआ था। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, नाम मोहम्मद यूनुस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी इवेंट हुआ था, आप सबने सुना होगा। स्टॉक मार्केट अभी 1-2 दिन पहले क्रैश किया था, लगभग 2200-2300 पॉइंट से सेंसेक्स गिरा था। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए गए थे कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके पीछे एक रीजन था आपका येन कैरी ट्रेड। येन आपको पता है कि जापानीज करेंसी है, ठीक है, येन इज द करेंसी ऑफ जापान। तो रिसेंटली स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड क्रैश किया था, लगभग सेंसेक्स मतलब हर जगह ये हुआ था। और इसके कुछ पॉसिबल रीजंस बताए गए थे कि किन वजहों से क्यों स्टॉक मार्केट क्रैश किया था आपका। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यूएस में जो इकोनॉमी है वहां पे रिसेशन चल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहे थे कि वेस्ट एशिया में जो टर्मोइल है, जो लड़ाइयाँ युद्ध हो रहे हैं इसराइल के ईरान के, वो एक रीजन है। तीसरा रीजन बताया गया था येन कैरी ट्रेड। अब ये येन कैरी ट्रेड होता क्या है? येन कैरी ट्रेड समझने से पहले हम समझते हैं कि कैरी ट्रेड क्या होता है। ओके, तो कैरी ट्रेड का मतलब होता है बोरो करना, पैसों को बोरो करना। कहां से? ऐसी कंट्री से जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है, वहां से बोरो करना और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना ऐसी कंट्री में जहां पे बैंकों का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। मतलब ऐसी कंट्री से खरीदो जहां पे बैंकों में वेरी लो इंटरेस्ट रेट है, और ऐसी कंट्री में जाके इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये येन कैरी ट्रेड क्या था और क्यों स्टॉक मार्केट इससे गिरा है। ऑलराइट, तो पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर क्या करते हैं, ऐसे कंट्री जैसे कि जापान आपका एक एग्जांपल है। जापान में इंटरेस्ट रेट लगभग 0% था, ठीक है। अभी मैं आपको उसका एक टाइमलाइन भी दिखाऊंगा। तो वहां से खरीदो पैसा, येन खरीदो, है ना, वहां से बोरो करो बेसिकली। उस बोरोड मनी को कन्वर्ट कर लो किसमें? इनटू अनदर करेंसी। किस करेंसी में आपको कन्वर्ट करोगे? ऐसे देश की करेंसी जहां इंटरेस्ट रेट आर हायर, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, मेक्सिको हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो येन खरीदो, उसको कन्वर्ट कर लो जैसे डॉलर में या फिर इंडियन रुपी में, और इन्वेस्ट कर दो कहाँ पे? इन्वेस्ट इन हायर इंटरेस्ट कंट्री। तो इंडिया में लाके उसको इन्वेस्ट कर दो, यूएस में लाके उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो, और उससे क्या होगा आपका? आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये हो क्यों रहा था मैं आपको समझाता हूं। जापान में क्या सीन था और ये येन ट्रेड क्या है आपको देखिए। तो जो बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी है, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था वो 0 रखा हुआ था 2011 से 2016 के बीच। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि अरे बहुत अच्छा मौका है, चलो यहां से येन उठाते और जहां पे हायर इंटरेस्ट है उस देश में आके इन्वेस्ट कर देंगे, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, इंफ्रा में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिमुलेट करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखो येन खरीदेंगे तो लेट्स से तो डॉलर्स में पे होगा, तो जापान के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो उनका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये उनका, और जब फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो जापान अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी कर सकता है। ये इनका पर्पस था, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या? अभी रिसेंटली क्या किया जापान ने, वहां इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। जो 0% था उसको बढ़ा दिया, बढ़ा के 2 या 3% कर दिया। तो अब जहां पे हमको जो रिटर्न मिलने वाला था, क्योंकि अब हम वहां पे इंटरेस्ट लगने लगेगा जापान से जो हमने पैसा लिया, तो लोगों ने क्या किया,
उस पैसे को रिटर्न करने लगे, वापस सेल आउट करने लगे, और इस वजह से स्टॉक मार्केट सडनली क्रैश किया था। अभी एक रीजन ये भी है। क्लियर? देखो, एक कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, कभी भी मार्केट क्रैश करता है तो मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो दिस वाज येन ट्रेडिंग, येन ट्रेडिंग एक आपका रीजन था। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपको ये कैरी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज थी, महाराष्ट्र अप्रूव्स प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रिजन रिफॉर्म्स करने के लिए एक नया बिल पास किया है। अब देखिए, बिल का नाम है आपका महाराष्ट्र प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल 2024। ओके, इस बिल को पास कर दिया। जब बिल पास हो जाता है तो आपका एक्ट बन जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिजन रिफॉर्म्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रिजन सब्जेक्ट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो आप सबको पता है इसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, ऑलराइट, जो 7th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो प्रिजन सब्जेक्ट है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट के पास पूरी पावर रहती है, उसके रिलेटेड जो भी बिल्स एक्ट्स उनको बनाने हैं वो कर सकती है। ओके, महाराष्ट्र में लगभग 60 प्रिजन्स हैं। अब इस रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझो, राइट। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रिजन गवर्नेंस होती है वो आपका मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जो अभी करंट लॉ है जिसके तहत ये प्रिजन वगैरह आपके रेगुलेट हो रहे थे, वो आपका प्रिजन एक्ट 1894, 1894 में एक लॉ बना था, उसके अकॉर्डिंग ये आपका पूरा रेगुलेशन था, जो बहुत आउटडेटेड हो चुका था। ऑलराइट, देखो पहले क्या होता था, मेल हो गया वो जेल में गया, फीमेल हो गई वो जेल में गई है, बट आज के टाइम में ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना, माइनर्स हैं, तो ये भी जेल जाते हैं। उनके लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं था, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानियां हो रही थी। क्लियर? प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि ओवर क्राउडिंग, जहां पे 27,000 प्रिजनर्स थे, ओके, जहां पे 27,000 प्रिजनर्स का फैसिलिटीज थी, वहां पे 40,000 कैदी रह रहे थे। तो ओवर क्राउडिंग तो होगा। तो ये कुछ इश्यूज की वजह से इन्होंने बोला कि रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो दीज आर द करंट इश्यूज, ठीक है। जैसे हाई प्रिजनर पॉपुलेशन, मैंने आपको ऐसे समझाया, ओके। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट जहां पे प्रिजनर्स का बर्डन ज्यादा है। देन आउटडेटेड रूल्स है, और तीसरा था आपका डेथ इन कस्टडी एंड पुअर प्रिजन्स कंडीशन। प्रिजन में कैदियों की डेथ, आपने कई न्यूज सुनी होगी कि बहुत सारे कुछ क्रिमिनल्स वगैरह थे या जो कैदी थे उनके प्रिजन में ही डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया, ये हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? इन सारी परेशानी, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए नया बिल पास किया गया। तो इस बिल का देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसका जो मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन यूनियंस मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023। बजट में यूनियन गवर्नमेंट ने एक ये एक्ट भी पास किया था। ये यूनियन लेवल पे अप्लाई होता है, सेंट्रल लेवल पे अप्लाई होता है, ठीक है। उसी एक्ट पे बेस्ड ये आपका महाराष्ट्र का बिल भी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब सेंटर में कोई लॉ बनता है तो उसको ट्राई करता है स्टेट रेप्लिकेट करे। तो इस बिल पे, इस एक्ट पे ही नया बिल बेस्ड है। ओके, सेकेंड चीज, इस बिल का गोल क्या है? मॉडर्नाइज ऑपरेशन, जो जेल में ऑपरेशन हो रहे हैं, कैदियों को खाना, कपड़े, ये सब कैसे मिलेंगे, ठीक है। जेल में जो स्टाफिंग होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सीसीटीवी सर्वेलेंस, ये सारे रिफॉर्म्स इसमें मेंशन किए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, जो कि यूनिक और एक इनोवेटिव चीज है, जो कि करना भी चाहिए, है ना। मेंटल हेल्थ पे फोकस किया गया है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है मैं आपको बिल के बता देता हूं, जो आपको ध्यान रखने। पहला है, इसमें कन्विक्ट ओवरसियर की पोजीशन होगी। ये क्या करेगा? ये सुपरवाइज करेगा पूरे प्रिजन्स को, ठीक है, उसमें जो भी फंक्शन हो रहे हैं। और उसके पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस होंगे, जैसे इसको एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इसको ट्रीट किया जाएगा, उसको उस टाइप की फैसिलिटीज दी जाएंगी, जो कि थोड़ा आपका क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, क्योंकि ये जो कन्विक्ट ओवरसियर है ना, ये काफी आउटडेटेड चीज है। बहुत कुछ स्टेट्स में ये पोजीशन बनाई गई है, बट इसका कोई ऐसा रेलेवेंस फील नहीं होता है, राइट। इस वजह से ये वाला जो प्रोविजन है ये काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। दूसरा है आपका
पब्लिक सर्विस स्टेटस, जो जैसे मैंने बताया, जो कन्विक्ट ओवरसियर होगा, कन्विक्ट ओवरसियर, इसको पब्लिक सर्वेंट कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो इसके मैं जैसे बताया, इसका कोई रेलेवेंस रह नहीं गया है, तो इस रिफॉर्म को करने का कोई मतलब नहीं, तो इसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म फेस की जा रही है इस बिल में। दूसरा है प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस फोर्सेस। ये एक अच्छी चीज है। ये क्या करेगा, एक नई बॉडी बन रही है जिसका नाम है प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस फोर्स, ठीक है। और इसके पास अरेस्ट करने की पावर और वेपन यूज करने की पावर रहेगी, और वो बहुत जो पावर्स है बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है कि किस सिचुएशन में कर सकते हैं, किस सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसमें काफी ज्यादा अनक्लैरिटी है कि कब करेंगे कब नहीं कर सकते। कि इस वजह से क्या होगा, जब भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो पावर का फिर मिसयूज होता है, राइट। देन आपका यहाँ पे एक वेलफेयर फंड प्रपोज किया गया है, जो कि स्टाफ और प्रिजनर्स दोनों के लिए रहेगा। मतलब जो स्टाफ है उनके के लिए भी एक वेलफेयर फंड रहेगा। तो ये चीज बोली गई है ना। पहले के टाइम में केवल आपका प्रिजनर्स के ऊपर फोकस रहता था, राइट। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने आस्क किया है बैंक्स को टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स टू फार्मर। ओके, तो एक स्कीम है, आपको याद रखिए, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिस बोलते हैं इसे शॉर्ट में, है ना। तो आरबीआई ने मिस के थ्रू एक्सटेंड किए हैं शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे आपकी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी, फिशरीज, बी कीपिंग, है ना। अब एक कीट वर्ड यहां पे आता है, इंटरेस्ट सबवेंशन। इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट को कट कर दो। मतलब मैं क्या करूंगा, जैसे नॉर्मल लोगों को 8% पे मैं लोन दे रहा हूं, गरीब किसानों को या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं दे दूंगा 5% में। तो इंटरेस्ट रेट कट करके लोन प्रोवाइड करना, इसको इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है 3 लाख तक का जो लिमिट है, जो अपर लिमिट है, 3 लाख तक का लोन मिलेगा फार्मर को एट 7% इंटरेस्ट रेट, ये याद रखिए, है ना। और इंटरेस्ट रेट सबवेंशन फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनके लिए 1.5% का कट दिया गया है कि आपको हम 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, ठीक है। चलिए अब इससे होगा क्या, पहले क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया, किसानों को बड़ा लोन तो नहीं चाहिए भाई, खेत में काम करना है तो फर्टिलाइजर्स के लिए, है ना, क्रॉप उग जाए, क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए और वो बिक जाए, उसका पर्पस ये रहता है। तो उस काम के दौरान बहुत जगह पैसे लगते हैं, इस लोन के थ्रू उनका वो काम आसानी से हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और इसमें एक अच्छी चीज दी गई, एक और प्रोविजन है कि एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर, जो कि अपना लोन टाइमली रिपे कर देते हैं, ठीक है। जो टाइमली रिपे कर देंगे उनको 3% का और छूट मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली उनको जो लोन है केवल 4% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, 7% पे दे रहे हैं आपको, और अगर आप टाइमली इसको वापस कर दिए तो आपको 3% की और छूट मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको 4% का केवल इंटरेस्ट रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए आधार लिंकेज आपका मैंडेटरी किया गया है लोन्स के लिए, राइट। तो द बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड विल बी अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो दो क्राइटेरिया है कि आधार लिंकेज होना चाहिए, दूसरा किनको मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीनें रहती हैं, उसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी, दैट इज डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने डायरेक्ट किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईएलआई स्कीम। ईएलआई स्कीम मतलब क्या होता है आपका, ईएलआई इज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स है उन्हें ईएलआई स्कीम बोला जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या था, अभी रिसेंटली यूनियन बजट में 3 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, ऑलराइट। और इनका पर्पस क्या था, पर्पस वॉज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज टू 41 मिलियन यूथ। 5 साल के अंदर 41 मिलियन यूथ को
जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्किलिंग, ये सब प्रोवाइड करना है, ठीक है। और इसका जो आउटले है इस पूरे स्कीम का, वो 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। क्लियर? इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखो, ईपीएफओ इज द नोडल बॉडी फॉर रोलिंग आउट द बेनिफिट्स अंडर 3 स्कीम। मतलब ईपीएफओ इसके पूरे जो पैसे होंगे, जो बेनिफिट्स होगी, वो रोल आउट करेगी। इट इज द नोडल एजेंसी। अब देखते हैं तीनों स्कीम क्या क्या है, राइट। तो जो स्कीम ए है ना, तो ये बेसिकली 2 करोड़ जॉब्स कंट्री में इनको प्रोवाइड करना है 2 साल के अंदर। ईएलआई स्कीम का बड़ा बड़ा इसका टारगेट है, 2 करोड़ यूथ को 2 साल के अंदर जॉब प्रोवाइड करना। बट टारगेट बड़ा ही होना चाहिए, भले ही इसको आप मेहनत उसी हिसाब से फिर करनी पड़ेगी, है ना। तो आपका मोटिव बहुत अच्छा है। तो स्कीम ए में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी 1 मंथ की जो सैलरी है 15,000 रुपए तक का 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 5-5 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में। और फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स एंटर, जो भी पहली बार इनकी नौकरी लग रही है ना, उनको इतना पैसा रिम्बर्स हो जाएगा। क्लियर? दूसरा स्कीम भी जो है वो फोकस कर रही है आपकी बल्क हायरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी बल्क में हायर करता है हर लेबर्स को, वर्कर्स को, टेक्नीशियंस को, ठीक है। और यहाँ भी कुछ रिम्बर्समेंट के परसेंटेज दिए हैं, ये आपको नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है ना। आपको बस स्कीम का फोकस पॉइंट याद रखना है। क्लियर? और स्कीम की के लिए कंडीशन है कि जो एम्प्लॉयर है ही मस्ट हायर 50 और 25% ऑफ बेसलाइन ईपीएफओ एम्प्लॉइज, ठीक है, और उनको एटलीस्ट 12 महीने तक रिटेन करे। क्लियर? आप ईपीएफओ क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, जब आपके पास 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे वर्कर्स का पीएफ भी कटता है, प्रोविडेंट फंड, राइट। तो प्रोविडेंट फंड कटेगा तो ईपीएफओ को भी पैसा मिलेगा, है ना। और वो पैसे चीजें एट द एंड आपको रिम्बर्स भी हो जाती हैं। स्कीम सी क्या करता है? रिम्बर्सेस एम्प्लॉयर्स ईपीएफओ शेयर। जो एम्प्लॉयर का भी ईपीएफओ है। देखो, जब भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको एक चीज पता होगी, हमारे क्या होता है, जो पीएफ कटता है ना, इस लेट से 5,000 पीएफ कट रहा है, तो उसमें क्या 2,500 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, जो नौकरी कर रहा है वो अपनी सैलरी से कटवा रहा है, और 2,500 एम्प्लॉयर का रहेगा। जो एम्प्लॉयर है वो जितना एम्प्लॉय जमा करा उतना ही एम्प्लॉयर को भी करना रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट मिल जाती हैं। 3,000 और कितना रुपए? 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। इतना गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी स्कीम सी के अंदर। तो ये 3 स्कीम्स हैं, आपको बस इनका फोकस पॉइंट याद रखना है, नंबर्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ऑलराइट, इसका बस ये याद रखिएगा 15,000, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा 3,000 रुपए जो पेंशन है वो आपका वो रिम्बर्स हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इन न्यूज इज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी। इंडोनेशियन आइलैंड में एक फॉसिल मिला है जो कि सजेस्ट करता है दैट हॉबिट्स से भी छोटे आपके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, जो कि 7 लाख ईयर अगो पहले, ये ऐसे इतने हॉबिट से भी छोटे लोग वहां पे 7 लाख साल पहले वहां पे घूमते थे, ठीक है। अब जो हॉबिट वर्ड है मैं आपको समझाना चाहूंगा ये कहां से आया है। आप सबने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी है? उसमें एक कैरेक्टर था, छोटे छोटे हाइट वाले बहुत सारे कैरेक्टर थे, उनको हॉबिट्स बोला जाता था। ओके, तो वहां से ये टर्म निकला है। तो बेसिकली इंडोनेशियन आइलैंड में 20 ईयर्स अगो ऑन इंडोनेशियन आइलैंड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे फॉसिल्स। किसके फॉसिल्स? जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज थी, और जिनकी हाइट लगभग 3.5 फीट थी बस, और जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया था हॉबिट्स। एक नई स्टडी अभी और हुई है जो कि बता रहा है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे और वो थोड़े हाइट में और कम थे। तो देखिए, ये जो नाम मैंने ऐसे आपको बताया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी से ओरिजिनेट हुआ है, जो हॉबिट है ना। तो और ये जो नया फॉसिल है ये एक्सकेवेट कहाँ हुआ था? माटा मैंगे। ऑलराइट, ये इंडोनेशिया में एक जगह है, आपको नाम यही याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी, हॉबिट जो है छोटी हाइट वाले, उनसे भी उनके जो एंसेस्टर थे उनसे भी छोटे थे, और ये इंडोनेशियन आइलैंड में आपके पाए गए। मैंने अभी जो हम करंट अफेयर्स क्लासेस किए थे उसमें इंडोनेशिया पे कई बार फोकस किया था, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, और दूसरा वहाँ पे इस टाइप के जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो वो सेशन ज़रूर देखिएगा आप। चलिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपकी है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है
इसरो ने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त अभी आने वाले 15 अगस्त में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को लॉन्च करेगी। ठीक है, तो हमेशा सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इस सैटेलाइट का क्या ऑब्जेक्टिव है? द मिशन इंक्लूड डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ माइक्रो सैटेलाइट, क्रिएटिंग पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स कंपैटिबल विद द सैटेलाइट बस। ठीक है, ये इसका पर्पस है, माइक्रो सैटेलाइट्स फॉर्म करना, उसके साथ पेलोड अटैच करके उसको स्पेस में भेजना, है ना। तो ये जो सैटेलाइट है ये 3 पेलोड कैरी करेगी, अभी मैं इनके डिटेल्स आपको बताऊंगा। और ये कहां पे भेजी जाएगी? ये लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ऑल्टीट्यूड लगभग जिनका 47 किलोमीटर के अराउंड होता है, 47 किलोमीटर अबव द, मतलब स्पेस में इसको भेजा जाएगा। उस एरिया में इसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है, जो नीचे रहती हैं। क्लियर? और इस सैटेलाइट का जो इंक्लिनेशन एंगल रहेगा वो रहेगा 37.4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो भी सैटेलाइट्स वगैरह रहती हैं वो आपकी एक एंगल पे रहती है, 90 डिग्री पे नहीं रहती है। और ये टिल्ट क्यों होता है? ताकि कवरेज ज्यादा हो सके, है ना। तो 37.4 डिग्री पे रहेगा और इसका जो मिशन का लाइफ है वो 1 ईयर्स का रहेगा। तो ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सैटेलाइट का मास है लगभग 175 किलो और लगभग 420 वॉट पावर जनरेट करेगा। अब देखते हैं इसके जो 3 पेलोड्स थे। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट में अलग अलग पेलोड अलग अलग फंक्शंस के लिए रहते हैं। तो इसमें 3 पेलोड्स हैं और तीनों का अलग फंक्शन है, वो देखते हैं वो क्या है, वो बहुत जरूरी चीज है। तो पहला है EOIR। इस पेलोड का नाम है EO, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, है ना, और अर्थ ऑब्जर्वेटरी, और ये IR वेवलेंथ में इमेजेस कैप्चर करेगा। इसका पर्पस है टू कैप्चर इमेजेस इन मिड वेव IR एंड लॉन्ग वेव IR। IR क्या होता है? इंफ्रारेड रेस। ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में इमेजेस कैप्चर करेगा। इसका फायदा क्या होगा? सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस के लिए। जब आप दिन और रात इमेजेस कैप्चर करोगे तो उसका पर्पस ऑब्वियस सी बात है, सर्वेलेंस के लिए। ठीक है, डिजास्टर को मॉनिटर करने के लिए आप करोगे, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फायर डिटेक्शन, वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन, इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट डिजास्टर मॉनिटरिंग। तो पर्पस बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सैटेलाइट को क्यों भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पर्पस हो गया। देन सेकेंड पेलोड इज GNSS-R। इसका पर्पस है रिमोट सेंसिंग। अगेन एप्लीकेशन इज ओशन सरफेस विंड एनालिसिस, सॉइल मॉइस्चर असेसमेंट। ठीक है, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या होता है? बेसिकली जो ग्लेशियर्स आपकी हैं अर्थ पे उनकी स्टडी करना, हिमालयन रीजन्स पे। ठीक है, इनलैंड वाटर बॉडी डिटेक्शन, जमीन के अंदर कोई पानी वगैरह की स्रोत हैं या नदियां हैं उनको डिटेक्ट करना, तो ये रिमोट सेंसिंग होती है। तीसरा पेलोड है SIC UV डॉसीमीटर। इसका मतलब है ये यूवी इरेडियंस को मॉनिटर करेगा कि गामा रेडिएशन कितना ज्यादा आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कितने ज्यादा आ रहे हैं, उसको ये डिटेक्ट करेगा। ऑलराइट, तो ये पेलोड्स का पर्पस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, निकारा रत्न अवार्ड दिया गया है संजीव शेट्टीगर को और सोमप्पा जथन्ना को। तो ये अवार्ड क्यों दिया गया है? बिकॉज ये देखिए, अगर आप एक साड़ी देख पा रहे हैं, ये उडुप्पी साड़ी बोलते हैं इसको, कर्नाटका की उडुप्पी की ये ट्रेडिशनल वीविंग साड़ी है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पर्सन है मिस्टर संजीवा शेट्टीगर, ये एक ट्रस्ट चलाते हैं, कडिके ट्रस्ट, राइट। और इन्होंने रिवाइवल किया है ट्रेडिशनल उडुप्पी साड़ीज के लिए, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑलराइट, चलिए तो आपको बस ये ध्यान रखना है इनका नाम, और इनको नेकनाथर अवार्ड, रत्न अवार्ड दिया गया है। क्यों? टू रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल उडुप्पी साड़ीज। मूविंग ऑन टू, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। विनेश फोगाट जो अभी ओलंपिक में रेसलिंग में, वुमेन रेसलिंग में फाइनल में जा चुकी थी, वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है पेरिस ओलंपिक से, और रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो रेसलिंग से रिटायर लेनी है। ठीक है, और ये क्यों हुआ? बिकॉज सिल्वर मेडल मतलब सेमीफाइनल्स में जीतने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनका वेट हुआ था तो 100 ग्राम्स ऊपर थी अपने वजन से। 50 किलो होना चाहिए बट वो 100 ग्राम ज्यादा थी, जिसकी वजह से कमिटी ने, ओलंपिक कमिटी ने उनको फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया। वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे गेम्स में।
ठीक है। बट उन्होंने अभी रिसेंटली एक अपडेट है, उन्होंने अपील किया है ओलंपिक कमेटी को, भाई मुझे सिल्वर मेडल तो मेरा दिया जाए। सो अब देखिए ये बहुत ही वंस इन अ मिलियन वाला जो केस होता है ये है, तो बट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड वो हमारे लिए गोल्ड मेडल विनर के बराबर ही हैं एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। ठीक है, और उन्होंने इंडिया का नाम रोशन ही किया है, राइट। तो ये चीज़ थी। तो इन्होंने इनका जो फाइनल होने वाला था वो सारा एंड हिडल ब्रांड के साथ होने वाला था, जो कि अब नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं इशनुल्लाह जन्नत, इनको बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए फॉर मैच फिक्सिंग। तो बेसिकली ये आपका जो सेकंड सीजन हो रहा था काबुल प्रीमियर लीग, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं तो काबुल प्रीमियर लीग हो रहा था, तो उसमें इन्होंने कुछ मैच फिक्सिंग की थी, इसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया था। तो ये नाम याद रखिएगा, ऑलराइट। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट एक ओबिचुअरी थी चार्ल्स साइफर्स, ये नाम याद रखिए आप। चार्ल्स साइफर ये एक एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर थे, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस रोल किया था शेरिफ का, शेरिफ ले ब्रैकेट इन द फिल्म सीरीज हैलोवीन। ये काफ़ी फेमस मूवी सीरीज है हैलोवीन करके, ठीक है। और इनके ये कैरेक्टर थे शेरिफ ले ब्रैकेट, का असली नाम था चार्ल्स साइफर्स। नाउ ही पास्ड अवे, राइट। 85 ईयर्स के थे वो, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका गूगल, Amazon एंड वॉलमार्ट एम टू ज्वाइन आरबीआई डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट। ये एक रिपोर्ट आई है। तो क्या है देखो, बेसिकली ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये ई रूपी जो थी, जो आरबीआई को ने जिसको लॉन्च किया था 2022 में दिसंबर में एज अ पायलट प्रोजेक्ट, उसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन अपने प्लेटफॉर्म पे देना चाहती हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनीज है, जो आपकी गूगल, फोन पे एंड Amazon पे है, मोबीक्विक हो गया या क्रेड हो गया, व्हाट आर डूइंग, दे आर लुकिंग टू जॉइन द इंडियन सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट by allowing their users to transact in e-rupees via यूपीआई पेमेंट। अभी क्या होता है भाई, बैंक में जो पैसा है उसी के थ्रू यूपीआई आपका कट करेगा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अब ये क्या चाहते हैं कि केवल उन पे डिपेंड ना रह के हम आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है, ई रूपी जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन हम कर सकें, ऑलराइट। और ये मूव क्यों लिया गया था, बेसिकली टू वाइडन देयर यूज बियॉन्ड enabling payment transaction between users linked to their registered banks in the country। अभी तक जो भी बैंक में जो पैसा होता है उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा था, बट वो बोल रहे थे कि चलो एक ऑल्टरनेट मेथड भी लेते हैं, ई रूपी का काम यूज करते हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ई रूपी क्या होगा। बेसिकली अलग अलग बैंक्स हैं, वो अपना वॉलेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये ई रूपीज होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप, लेट्स से आप अपने बैंक में 500 रुपए हैं आपके पास, तो उस 500 रुपए का आप ई रुपी अपने उस वॉलेट में रख सकते हैं। 1 रुपी इक्वल टू 1 ई रुपीज, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और जो भी बैंक्स या जो भी आउटलेट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं ई रुपी में, आप उस ई रुपी के थ्रू ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, राइट। आपको कैश या आपके बैंक से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये कैसे डिफरेंट है। ई रुपी है क्या बेसिकली, तो इट इज अ डिजिटल रुपी लॉन्च्ड इन 2022। बेसिकली ये डिजिटल करेंसी है ना। किसने इशू किया है, आरबीआई ने। एम क्या है, एम एट क्रिएटिंग एन एडिशनल ऑप्शन फॉर यूजिंग मनी। केवल कैश से हमारी डिपेंडेंसी हट गया है, बैंक और यूपीआई से थोड़ी हमारी डिपेंडेंसी हट के दूसरा मोड, दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट ट्रांजैक्शन का प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये आपका सिमिलर रहेगा, आपके उसकी जो वैल्यू रहेगी, इट इज अ लीगल टेंडर, है ना, जिसको आप यूज कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए। एक डिफरेंस क्या है कैश और इसमें, आप बैंक में कैश रखते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपकी वॉलेट्स में रहेंगी, है ना। तो ये आपकी डिजिटल वॉलेट्स में रहेंगी, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए ये देखते हैं कंपैरिजन, एक बार देख लेते हैं कैश वर्सेस ई रूपी। जो मैंने एक चीज बताई, दोनों चीज वैल्यू सब सेम है, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ई रूपी पे। यूपीआई और ई रूपी में क्या डिफरेंस है, यूपीआई आपका पेमेंट सिस्टम है और ई रूपी आपका करेंसी है, ये पेमेंट सिस्टम नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, ई रूपी इज अ मोड, ई रूपी इज द थिंग, इज अ करेंसी जो आपको ट्रांजैक्ट करते हैं, और यूपीआई वो मोड प्रोवाइड करता है ट्रांसफर का। बिटकॉइन और ई रूपी में क्या डिफरेंस है, जो बिटकॉइन होती है, देखिए क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन जो होती हैं,
ये डिसेंट्रलाइज नेचर की होती हैं और इसमें ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड बाय यूजर्स। क्लियर। लेकिन जो ई रुपी होती है ये डिजिटल करेंसी होती है, इशूड बाय आरबीआई, ये सेंट्रलाइज्ड होती है। क्लियर। और एक और चीज है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ना बहुत वोलेटाइल होती है। आज एक क्रिप्टो करेंसी, एक बिटकॉइन लगभग 30 लाख रुपए का है, कल 50 का हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा कोई वोलेटाइलनेस नहीं है, ये डिपेंड करता है जो आपकी वैल्यू है प्रेजेंट उतनी ही रहेगी। ये मार्केट डिपेंडेंट वाला नहीं सीन रहता है। ठीक है। तो इट इज अ ई रुपी जो होती है वो स्टेबल होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। और ये फिनटेक कंपनीज क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? बिकॉज देखो, जितने भी ये पेमेंट गेटवेज हैं, गूगल पे, फोन पे, जो कंपनीज हैं, ये अकाउंट करती है ओवर 85% ऑफ डिजिटल पेमेंट। जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती है, पेटीएम के थ्रू आप करते हो पेमेंट, फोन पे, गूगल पे के थ्रू करते हो, तो वो चाहती हैं एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ ट्रांजैक्शन इन द कंट्री। तो वो चाहते हैं कि हमारे से और ट्रांजैक्ट करो, जिनके पास पैसे नहीं है वो डिजिटल ई रुपी लो और हमारा प्लेटफॉर्म यूज करो। ठीक है। और आरबीआई भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल रुपीज को अडॉप्ट करें और इनके साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि 85% जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन्हीं के प्लेटफॉर्म के हो रहा है। तो आरबीआई को अपना डिजिटल रुपी को पॉपुलर करने के लिए फिनटेक कंपनीज की जरूरत हो रही है। ठीक है। तो इस वजह से ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इन न्यूज इज, इंडिया का पहला जीआई टैग फिग जूस को एक्सपोर्ट किया गया है पोलैंड में। तो पुरंदर पुणे में आपका एक जगह है जहां से हाईलैंड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है एक, इन्होंने एक्सपोर्ट किया है जीआई टैग पुरंदर फिग्स। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला हुआ है इस फिग्स को। इसका जूस बना के ये वहां पे भेज रहे हैं। एंड दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम इंडियन फिग जूस विल रीच आउट टू यूरोपियन मार्केट। ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया से जो फिग जूस है वो यूरोपियन मार्केट आपका जा रहा है। ऑलराइट। तो यहाँ पे दो फैक्ट्स याद रखिएगा, पुरंदर पुणे में है और ये पहली बार हो रहा है इंडिया का फिग जूस यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट। और कहाँ पे हो रहा है? पोलैंड। आगे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसको किसने प्रमोट किया? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, अपीडा जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने इस एक्सपोर्ट को प्रमोट किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 920 करोड़ रुपए का नमामि गंगे मिशन 2.0 के प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश और बिहार में लॉन्च किए गए। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज कंप्लीटेड and operationalized 4 major projects of 920 crore rupees in Uttar Pradesh and Bihar under नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? गंगा के पानी को रिवाइव करना, अच्छा फ्रेश रखना, पोल्यूशन दूर रखना। ठीक है। उसका फ्लोरा और फाउना और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना। ठीक है। और क्योंकि बहुत सारा जो सीवेज होता है गंगा में बहता है, तो उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। तो इस प्रोजेक्ट में दिस विल ऐड 145 मेगा लीटर्स पर डे, MLD बोलते हैं, मेगा लीटर्स पर डे ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी एंड प्रोवाइड बेटर सीवर नेटवर्क्स। क्योंकि सीवेज नेटवर्क अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आपकी चोकिंग और अर्बन फ्लडिंग्स होती हैं। जैसे अभी बारिश के टाइम में आपने देखा होगा बहुत जगह सीवेज नेटवर्क नहीं था तो वहां पे फ्लडिंग हो गई थी, स्पेशली दिल्ली एंड NCR रीजन में। ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मेन मिशन क्या है। और ये देखिए इसका ईयर कब है, ये कब लॉन्च किया गया था? जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका बजट 20,000 करोड़ रुपए का था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन दूर करना, कंजर्वेशन ऑफ रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। गंगा हमारी नेशनल रिवर है और उसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखना। ठीक है। तो ये आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बिहार के मुंगेर जिले में 366 करोड़ का STP ट्रीटमेंट प्लांट हुआ है, बना है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 130 करोड़ का आपके इंटरसेप्शन डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट वर्क फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, सीवेज नेटवर्क पे काम हुआ है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश एंड बरेली उत्तर प्रदेश में 153 एंड 271 करोड़ का काम हुआ है। तो ये बाइफर्केशन है उस 920 करोड़ का। ऑलराइट। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? अल्टीमेट बेनिफिट इज रिड्यूस पोल्यूशन इन गंगा रिवर। और ये कैसे कर रहे हैं? सीवेज ट्रीटमेंट करके, अच्छे सीवेज नेटवर्क बना के। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इन न्यूज इज
371 करोड़ रुपए प्रपोजल सबमिटेड टू एमएचए फॉर साइक्लोन रीमल डैमेजेस। अभी रिसेंटली आपका साइक्लोन रीमल आया था, ठीक है, मई में के महीने में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, मणिपुर वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर ने प्रपोज किया मणिपुर स्टेट के कि 371 करोड़ का हमें सबमिट किया जाए, पैसे दिए जाएं, जिससे जो रीमल साइक्लोन से डैमेजेस होते हैं उसको हम ठीक कर सके। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो रीमल साइक्लोन है आपका बेसिकली बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी डैमेज लेके आया था, स्पेशली इन मणिपुर। यहाँ पे आपको एक याद रखने वाली चीज़ है, ये जो रीमल नेम है, ये रीमल नेम सजेस्ट किया था ओमान ने, जिसका मतलब होता है सैंड, अरेबिक में से सैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड इट वाज द फर्स्ट डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर, एंड द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ 2024 इन द नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन, ठीक है। तो ये नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था। जो साइक्लोन की नेमिंग होती है ना, ये 12 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन रीजन की, ये मिल के डिसाइड करते हैं कि क्या नाम होगा, ठीक है। तो इस बार ओमान की बारी थी तो इन्होंने नाम दिया था रीमल, जिसका नाम था सैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज टाटा ने 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्टार्ट करने की बात कही है। कहां पर? जागी रोड, राइट। जागी रोड कहां पे है? ये आपका असम में है। ऑलराइट, उसकी भूमि पूजन वगैरह हो गई है, और टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखर, और जो 5 डायरेक्टर्स हैं वो जो हमारे शर्मा जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके असम के, उनसे ये मिले थे। ऑलराइट, प्लांट का एम क्या है? टू प्रोड्यूस 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स डेली एंड क्रिएट सिग्निफिकेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप सबको पता होगा कोविड के टाइम में लैपटॉप्स की कमी हो गई थी, सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल रहे थे, इस वजह से लैपटॉप्स वगैरह भी बंद हो गए थे बनना, क्योंकि हमारा मेजर जो इंपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर और चिप्स चाइना से आता है, ठीक है। हमें भी बड़ी दिक्कत आई थी, हम सबको सिस्टम चाहिए था, हमारे पास था नहीं, वो मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो टाटा ग्रुप अगेन एक नोबेल कॉज के साथ आती कि हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं असम में, 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और लगभग 27,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा इनोवेशन है ये, ऑलराइट। और असम को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक नाम भी बनेगा। क्लियर? दिस इज द न्यूज। चलिए कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, ऑलराइट, उस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एक्सटेंशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो मैंने आपको मिस स्कीम बताई थी, इस पे बेस्ड। पहला है, द इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स अंडर मिस इज फिक्स्ड एट 5% पर एनम। दूसरा है, आधार लिंकेज इज ऑप्शनल फॉर अवेलिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। Third is the interest rate subvention for lending institution is 1.5% for the financial year 24-25. और चौथा है, the benefit of interest subvention is available only to large scale farmers. जैसे मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, दूसरा आधार लिंकेज कंपलसरी है, एंड थर्ड इज आपका फिक्स नहीं है, 7% है, और जो फार्मर जल्दी रिपे कर देगा उसको 3% की और छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EOS 08 मिशन? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू डेवलप एंड टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन। बी इज टू डिजाइन डेवलप एंड डिप्लॉय माइक्रो सैटेलाइट। थर्ड इज टू एनहांस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज थ्रू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, और डी टू कंडक्ट सेफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। तो चांद और मार्स की तो बात की नहीं थी, हमने बात की थी माइक्रो सैटेलाइट्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, क्वेश्चन इज, अंडर स्कीम ए ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट पर मंथ? ठीक है, स्कीम ए में मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट क्या है वो आपको बताना है। ए 10,000, बी 12,000, सी 20 और डी 15,000। तो मैंने आपको उसको हाईलाइट भी किया था, तो करेक्ट आंसर इज डी 15,000। ऑलराइट, बाकी भी स्कीम्स एक बार देख लीजिएगा ABC में, तो बैंकिंग वगैरह में आपको एग्जाम से काफी हेल्प मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। बहुत सिंपल थी, बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, पहला न्यूज हमने कवर किया था। CS शेट्टी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कंट्रीज पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है अपने अवार्ड विनिंग फिग जूस मेड फ्रॉम GI टैग्ड पुरंदर फिग्स। तो द करेक्ट आंसर इज सी, पोलैंड में भेजा है। ऑलराइट, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको प्रैक्टिस करना है, फॉलोइंग शेख हसीना रेजिग्नेशन अमिड एस्केलेटिंग वायलेंस इन कंट्री हु इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। किसको अपॉइंट किया है बांग्लादेश प्रेसिडेंट ने एज द न्यू हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, मोहम्मद यूनुस। ऑलराइट, सो दिस वाज द एंटायर करंट अफेयर्स। ऑलराइट, तो हमने 8 अगस्त की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डिटेल में देखा। आपको जो भी डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, हमारा टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए आपको अगले सेशन में मैं मिलूंगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर सेशन के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।